नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल इन ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके संदर्भ में ये क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 3 तीसरा जो पार्ट है वो हमें इसके अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें परागण, निषेचन और फिर भ्रूणीय विकास जो है, इस तरह के बिंदु जो लैंगिक जनन के बिंदु होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तक पीछे वाली क्लासेस तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक पुष्प जो है उस पुष्प में बनने वाले जो परागकण हैं, ये परागकण आगे आकर जायांग भाग होता है उसके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वहाँ से फिर परागनली जो है वो विकसित होती है जो बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में प्रवेश करने के बाद में अंतिम रूप से वो भ्रूणकोश में पहुँचती है। अब ये एक भ्रूणकोश जो है वो हमने चित्र में बना रखा है। इस भ्रूणकोश के अंदर कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीच में एक केंद्रीय कोशिका। जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो इसमें 2 नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। उन 2 नर युग्मकों में से एक जो नर युग्मक है वो संलयन करता है या फिर वास्तविक निषेचन करता है अंड कोशिका के साथ में, और उसके कारण से एक द्विगुणित युग्मनज जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में दूसरा जो नर युग्मक है वो इस द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है और इसके कारण से एक त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है उसका निर्माण होता है। यह भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब भ्रूणपोष 3 प्रकार के, केंद्रकीय प्रकार का, कोशिकीय प्रकार का या माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष बनता है, जो फिर इस युग्मनज से आगे जाकर जो भ्रूण का विकास होगा, ये चित्र जो है वो भ्रूणीय विकास के हमने बना रखे। इस भ्रूणीय विकास के दौरान इनको जो पोषण प्रदान करेगा वो पोषण प्रदान करने का कार्य ये भ्रूणपोष करेगा। तो भ्रूणपोष पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा इस भ्रूणकोश में पाई जाने वाली जो 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं जो हैं वो भी इस दौरान नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जो संरचना है वो संरचना बाद में बड़े आकार में विकसित होकर क्या बना लेती है, भ्रूणपोष बना लेती है। और इस भ्रूणपोष के विकास के बाद में आगे भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ होता है, जिसे हम भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणीय विकास जो है वो हम इसे कहेंगे। अब भ्रूणीय विकास जब होता है तो उसकी ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं इनको हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं एक सामान्य द्विबीजपत्री पादप जो है उसमें किस प्रकार से भ्रूणीय विकास होता है। भ्रूणीय विकास की इस प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो सबसे पहले किया था हैंस्टीन ने, और ये अध्ययन उन्होंने किया था कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस नामक एक पादप में। अब खोज वगैरह से संबंधित या सर्वप्रथम अध्ययन से संबंधित 3 बातें इसके अंदर आई हैं। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आई थी वो थी निषेचन क्रिया। निषेचन क्रिया का अध्ययन स्ट्रोसबर्गर ने किया था लीलियम पादप में। आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन होता है, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो किया था नोवास्चिन ने लीलियम और फ्रेटिलेरिया पादप में। और इसके बाद में भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन जो है विस्तृत अध्ययन वो किया था हैंस्टीन ने कैप्सुला बर्सा पिस्टोरिस नामक एक पादप में। तो इन तीनों को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। नोट्स वगैरह में भी ऊपर अलग से इन तीनों के बारे में लिखवाया हुआ है, छोटे प्रश्न के रूप में ये चीजें आती हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान में रखें कि कौन सी प्रक्रिया का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया और किस पादप में किया था। अब इसके बाद में हम सामान्य प्रकार का जो भ्रूणीय परिवर्धन है उसको हम पढ़ते हैं। भ्रूण परिवर्धन का कार्य जो वो होगा युग्मनज कोशिका से। युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है जो निषेचन के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुई है। ये युग्मनज जो है इसमें बाद में जाकर कई सारे विभाजन होते हैं और इस एक कोशिकीय संरचना से फिर बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास जो है वो पूरा होता है अलग अलग चरणों में। किस प्रकार से उसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले एक युग्मनज कोशिका जो है, इस युग्मनज कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस प्रकार का विभाजन होगा जिसके कारण से 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारीय कोशिका। अब आगे जाकर इन दोनों कोशिकाओं का भविष्य जो है वो अलग होगा। ध्यान में रखें ये शीर्षस्थ और आधारीय कोशिकाएं जो हैं वो बीजांड में कौन से सिरे की ओर हैं, ये माइक्रोपाइलर या बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होती हैं। तो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित जो कोशिकाएं हैं, युग्मनज जो है उसमें विभाजन होने से शीर्षस्थ और आधारीय कोशिका बनती है।
अब इसके बाद में आधारीय कोशिका जो है उसमें आगे जो अन्य विभाजन होते हैं वो अनुप्रस्थ विभाजन ही होंगे। आगे इसमें लगातार कई सारे अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, साथ साथ में शीर्षस्थ कोशिका में भी विभाजन होते जाएंगे। आधारीय कोशिका में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, इससे पहले द्विकोशिकीय, फिर उसके बाद में 6, 7, 8, 10, लगभग 7 से 10 कोशिकीय संरचना, इस प्रकार की एक संरचना बनती है। ये इनमें अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण से बनने वाली संरचना है। इस प्रकार की ये जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं निलंबक। इस निलंबक का कार्य होता है विकसित हो रहे भ्रूण को अंदर भ्रूण कोश की ओर धकेलना ताकि उसे पोषण मिलता रहे। जब यह निलंबक नामक संरचना बनती है तो इस निलंबक में सबसे नीचे वाली जो कोशिका है वो चूषक कोशिका या चूषकांग का कार्य करती है, जो भ्रूण कोश से पोषक तत्वों को अवशोषित कर करके भ्रूण को उपलब्ध करवाते रहती है। तो आधारीय कोशिका का कार्य जो है वो क्या हो गया, निलंबक का विकास। लेकिन ऊपर वाली जो शीर्षस्थ कोशिका है वो आगे जाकर क्या करेगी, भ्रूण का विकास करेगी। अब इस शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन अलग अलग प्रकार से होंगे। ये मान ले हमारे पास एक शीर्षस्थ कोशिका है, इस शीर्षस्थ कोशिका में अगला जो विभाजन है या कह सकते हैं पहला विभाजन इस शीर्षस्थ कोशिका में है, वो कैसा होगा, लंबवत प्रकार का विभाजन होगा। इस प्रकार से ये कोशिका है तो यूं कटेगी, जिसके कारण से इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब इसके बाद में अगला विभाजन जो है उसमें भी हमने दिखाया इसी प्रकार से रखा है, लेकिन कोशिकाएं 4 बन जाती हैं। कैसे, पहला विभाजन लंबवत इस प्रकार से हुआ है, दूसरा जो है वो विभाजन वो भी लंबवत होता है, लेकिन पहले विभाजन के समकोण पर, यानी पहले यूं विभाजन हुआ, अब विभाजन यूं होगा। इसके कारण से 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 इनके पीछे हैं। इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं चतुष्क। इसके बाद में अगला विभाजन इसमें होता है फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन से 8 कोशिकीय, ये 4 कोशिकाएं बनी थी, ये विभाजन होने से 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरह की कोशिकाएं बन जाएगी। इसको हम कहेंगे अष्टक। दिख रही है 4 पीछे की ओर है, तो अष्टक नामक संरचना बनती है। अब इसके बाद में अगला जो विभाजन है इसमें वो एक परिणत विभाजन होगा, परिधि की ओर से होता हुआ विभाजन। यूं इस प्रकार से ये बनी हुई संरचना है, इसमें बीचों बीच यूं विभाजन होता है, जिसके कारण से 8 कोशिकाएं बाहर की ओर बनती हैं। बाह्य 8 कोशिकाओं का जो स्तर बनता है उसको हम कहते हैं त्वकजन या त्वचाजन, और अंदर 8 कोशिकीय कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको हम कहते हैं आंतरिक समूह है। तो इस प्रकार से 16 कोशिकीय भ्रूण में बाहर 8 त्वकजन कोशिकाएं और अंदर 8 आंतरिक समूह कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। इसके बाद में ये त्वकजन की जो कोशिकाएं हैं वो बार बार अपनत विभाजन करती हैं, और अपनत विभाजन के द्वारा इनकी जो सतह है वो बढ़ती जाती है, और इसके कारण से जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसकी बढ़ती हुई सतह को चारों ओर से घेरने के लिए बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। तो त्वकजन जो है वो भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण कर देता है। इसके बाद में आंतरिक समूह की ये जो कोशिकाएं वो वास्तविक भ्रूण का निर्माण करेंगे। अब इस स्थिति में इन आंतरिक समूह की कोशिकाओं में बार बार अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके कारण से एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, एक गोल आकार की संरचना बनती है जिसे हम गोलाकार भ्रूणे कहेंगे। इसके बाद में इस गोलाकार भ्रूण के जो 2 अलग अलग सिरे हैं उन सिरों में या उन शीर्ष भागों में विभाजन ज्यादा होते हैं, और इसके कारण से ये स्थान ज्यादा बढ़ते हैं। अब ये स्थान यदि ज्यादा बढ़ेंगे तो इसके कारण से भ्रूण जो है उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, हृदयाकार। ये गोलाकार संरचना थी, ये सिरे ज्यादा बढ़ने के कारण से इसमें 2 अलग अलग भाग बन गए, उभरे हुए भाग, और इसके कारण से यह हृदयाकार भ्रूण हो गया। अब हृदयाकार भ्रूण के ये जो 2 उभरे हुए भाग हैं वो फिर बाद में पूरी तरह से लंबे हो जाते हैं, और पूरी तरह से लंबे होकर ये निर्माण करते हैं बीज पत्रों का। ध्यान रहे, हम ये भ्रूणीय परिवर्तन जो हम वो द्विबीजपत्री पादपों में बढ़ रहे हैं, इसलिए इनमें 2 बीज पत्र जो हैं वो बन जाएंगे। जैसे चने के अंदर 2 बीज पत्र होते हैं उस तरह के बीज पत्रों का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से द्विबीजपत्री पादप में इन हृदयाकार भ्रूण के 2 उभरे हुए हिस्सों से 2 बीज पत्र बन जाते हैं, और उनका जो निचला सिरा होता है वहां की जो कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं भ्रूणीय अक्ष। इस भ्रूणीय अक्ष में यदि हम देखें तो 2 भाग होते हैं। एक वो भाग होता है जो बीजपत्र जहां पर आपस में जुड़ते हैं, भ्रूणीय अक्ष दोनों बीजपत्रों के बीच में है जो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। इसमें भ्रूणीय अक्ष का वो भाग है जो बीजपत्र जहां जुड़े हैं उस भाग से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है,
उसको हम कहते हैं बीज पत्रोपरिके भाग, और इसका नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है बीज पत्राधारे भाग। तो दो भाग इसमें बन गए। बीज पत्रोपरिक भाग जो है वो बाद में आगे जाकर निर्माण करता है प्रांकुर का, और यही प्रांकुर बाद में जब एक पादप विकसित होता है तो उस पादप के प्ररोह का निर्माण करता है, यानी वो भाग जो जमीन से ऊपर होता है। और इस बीजपत्र धार भाग जो है इसमें पाया जाता है मूलांकुरे, जो एक पादप में आगे जाकर मूल का निर्माण या मूल का विकास करेगा। इस प्रकार से ये पूर्ण विकसित भ्रूण जो है वो निर्मित हो जाता है। ये द्विबीजपत्री पादपों में निर्माण हुआ। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणीय एक्स या फिर प्रांकुर जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? दोनों बीजपत्रों के मध्य और ऊपर की ओर स्थित होता है। लेकिन एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें भ्रूण परिवर्तन जो है वो यहाँ से बदलता है। गोलाकार भ्रूण के बाद में उनमें केवल एक ही भाग में अधिक वृद्धि होती है, और एक भाग में अधिक वृद्धि होने से भ्रूण जो है वो इस प्रकार का बनेगा, ना कि हृदयाकार। तो इस प्रकार का भ्रूण बनता है, और उसमें ये बाद में आगे जाकर क्या बनाता है? बीजपत्र जो इस प्रकार से स्थित होगा, और इसमें भ्रूणीय एक्स जो है वो यहाँ पर स्थित रहेगी। तो उसके कारण से उनमें भ्रूणीय एक्स जो है वो कहाँ पर स्थित होती है? एक किनारे पर या फिर साइड में पार्श्व स्थिति में होती है। तो एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणीय एक्स बीजपत्र के पार्श्व में होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणीय एक्स जो है वो बीजपत्रों के मध्य ऊपरी भाग पे स्थित होती है। इस तरह से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण जो है उनका विकास हो जाता है। भ्रूणीय विकास की ये पूरी घटना जो है वही क्या कहलाती है? भ्रूण परिवर्धन कहलाती है। अब भ्रूण परिवर्धन की ये जो पूरी घटना जो है वो हमने पढ़ ली। इसके बाद में ये भ्रूण परिवर्धन के बाद में अगले कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो इस पाठ में और आते हैं, इनको हम और देख लेते हैं। एक छोटा सा भाग या छोटा सा बिंदु जो है वो आता है बीज का विकास। अब बीज का विकास जो है वो किस प्रकार से होगा उसको हम देखें। बीज का विकास निषेचन के पश्चात होने वाली एक घटना है। ये जायांग या फिर स्त्री केसर या अंडप से स्थित प्रक्रिया होती है, जिसमें भाग लेता है एक अंडप। इस अंडप में एक बीजांड था। एक बीजांड में क्या थे? अध्यावरण, दो अध्यावरण, और उनके बीच में एक स्थान जहां पर अध्यावरण नहीं थे वहां पर क्या था? बीजांडे द्वार। इसके अंदर क्या था? भ्रूणे कोश। उस भ्रूण कोश में थी अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं। आगे इनका भविष्य जो है वो क्या होगा उसको ध्यान में रखें। वर्तिकाग्र का कार्य परागकण को सतह या मंच प्रदान करने का है। परागकण इसके ऊपर गिर जाएंगे और परागनलिका की वृद्धि हो जाएगी, यानी परागकण का अंकुरण हो जाएगा, फिर इसका कोई कार्य नहीं बचता। इस कारण से वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों नष्ट हो जाते हैं, और बचता क्या है? केवल अंडाशय। ये जो अंडाशय है वो आगे जाकर क्या बनाता है? फल का निर्माण या फल का विकास करता है। तो अंडाशय से फल का विकास होगा, और अंडाशय में होता है एक बीजांड। एक बीजांड या एक से ज्यादा बीजांड भी हो सकते हैं। ये बीजांड जो है वो निषेचन के बाद में विकसित होते हैं और क्या बनाते हैं? बीज। तो बीज का विकास जो है वो निषेचन के पश्चात बीजांड से होता है। अब एक बीजांड के अंदर यदि हम देखें तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में बीजांड में ऐसे बदलाव आने शुरू होते हैं कि वो बीज बनना शुरू हो जाता है। इसमें जो अध्यावरण है वो अध्यावरण बीज के ऊपर का छिलका, यानी बीज के ऊपर का छिलका यानी बीजावरण बनाने का कार्य करते हैं। अब दो अध्यावरण होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। ये बनाते हैं बाह्य बीजावरण और आंतरिक बीजावरण। टेस्टा और टैगमैन का निर्माण इनके द्वारा होता है। जहां पर बीजांडे द्वारीय रंध्र पाया जाता है, इसे बीजांड द्वारीय रंध्र में बाद में जाकर जब बीज बनता है तो ये रंध्र के रूप में ही रहता है, और इसी रंध्र से होकर जब हम बीज को जमीन में डालते हैं तो उससे पानी और ऑक्सीजन वगैरह का प्रवेश इसके अंदर होगा। बीजांड जिस संरचना से यानी हाइलम या नाभिका नामक संरचना से या बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है वो बाद में जाकर बीज वृंत बना लेता है। तो बीजांड बीज वृंत में रूपांतरित हो जाता है, अध्यावरण बीज के बीजावरण में रूपांतरित हो जाते हैं। और अंदर जो भ्रूण कोश है उसमें सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं। ये जो संरचना बनी है केंद्रीय कोशिका, ये आगे जाकर भ्रूण पोष का निर्माण करती है और ये बड़ा होता जाता है और ये पूरे भुजंड को ही घेर लेता है। इस तरह से आगे बीज में
केवल भ्रूण जो है वही ज्यादा विकास करेगा। इस भ्रूण का विकास होता है युग्मनज से, और युग्मनज जो है वो द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीजपत्र बनाता है, एक बीजपत्री पादपों में 1 बीजपत्र बनाता है। इस तरह से एक बीज के अंदर ये बीजपत्र जो है वो बन जाते हैं, और नीचे इनमें क्या होता है, भ्रूण होता है, और ये ही भ्रूण आगे जाकर पूरे पादप का निर्माण करता है। इस प्रकार से पादपों में बीज का विकास होता है। अब बीज का विकास जब होता है तो उस दौरान यहाँ पर ये जो संरचना बनी थी भ्रूणकोश में, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष का भविष्य 2 प्रकार का हो सकता है। उसके आधार पर बीज जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भ्रूणपोषी और एक होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। पहले हमें भ्रूणपोषी बीज की बात करें, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणीय विकास के दौरान जो भ्रूणपोष बनता है उसका पूरा पूरा उपभोग नहीं होता है या पूरा नष्ट नहीं होता, और जब पूरा विकसित बीज बन जाता है तो भी भ्रूणपोष जो है वो बचा हुआ रहता है। इस कारण से उसमें बीज पत्र और भ्रूणीय एक्स जो है वो एक सिरे पर पाए जाते हैं। इस तरह का बीज गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह जो है उनके अंदर पाया जाता है। एक बीजपत्री पादप जो है वो भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के बाद में भी भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है वो भ्रूणपोषी बीज होते हैं, और इनके एग्जाम्पल होते हैं एक बीजपत्री बीज। दूसरे हैं अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज जो हैं उनमें देखें तो उनमें जब भ्रूण का विकास होता है तो उस दौरान ये भ्रूणपोष सारा काम में आ जाता है, भ्रूणपोष सारा काम में आ जाता है, और उनमें बीज पत्र जो है वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं। इस कारण से एक बीज के अंदर यदि हम देखें तो उस बीज में मुख्य रूप से हमें 2 बीज पत्र मिलेंगे, और इन 2 बीज पत्रों के बीच में जो है वो एक भ्रूणीय एक्स जो है वो मिलेगी। जैसे मूंगफली, चना वगैरह इस तरह के जो बीज होते हैं उनके अंदर ये स्थिति पाई जाती है। तो इनके अंदर भ्रूणपोष पूरा खर्च हो जाता है, इसलिए परिपक्व बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको हम कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज। इनके अंदर जो बीज पत्र होते हैं वो बीज के अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, जबकि भ्रूणपोषी बीज में भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है, इसलिए बीज अंकुरण के समय भ्रूण को जो पोषण है वो भ्रूणपोष से ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के बीज जो हैं वो बन गए। इसके अलावा बीज में बीज पत्र कितने बनते हैं उसके आधार पर भी बीज 2 प्रकार के होते हैं। यदि बीज पत्र 2 बनते हैं तो द्विबीजपत्री बीज होता है, यदि बीज 1 बनता है तो उसे हम एक बीजपत्री बीज जो है वो हमें कहेंगे। तो इस प्रकार से बीज का विकास जो है वो किससे हो जाता है, बीजांड से। इसके बाद में है फल का विकास। फल का विकास जो है वो भी निषेचन के बाद में होता है। निषेचन के बाद में अंडाशय जो है उसमें इस प्रकार से बदलाव आते हैं कि अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय की जो भित्ति है या अंडाशय की जो दीवार है वो अंडाशय की भित्ति बाद में आगे जाकर फल भित्ति का निर्माण करती है, जो 3 स्तरों में बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है, और उसके अंदर जो है वो बीजे पाए जाते हैं। इस प्रकार से अंडाशय फल बनाता है, बीजांड जो है वो बीजे बनाता है। अब अंडाशय के विकास में भी एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो और आ जाती है, जिसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो फल का विकास जो है वो अंडाशय से होता है, यानी निषेचन के बाद में अंडाशय ही रूपांतरित या परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है। लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि जब फूल के ऊपर कुछ वृद्धि नियामक पदार्थ यानी ऑक्सीन, जिब्रेलिन जैसे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर दिया जाए तो बिना निषेचन के ही अंडाशय जो है वो किस में विकसित हो जाएगा, फल में। लेकिन इनके अंदर पाया जाने वाला जो बीजांड है वो बिना निषेचन के बीज का निर्माण या बीज का विकास नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर यदि हम देखें तो बीजांड जो है वो अपराशित होकर नष्ट से हो जाते हैं और केवल अंडाशय जो है वो फल बना लेता है। तो अनिषेक फलन, इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन प्रक्रिया के अंडाशय का फल में रूपांतरित होना अनिषेक फलन कहलाता है, और इस तरह से बनने वाले फल जो है वो अनिषेक फल कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो फल हैं वो बीज रहित होते हैं, उनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। जैसे अंगूर है, केला है, इस तरह के जो फल हैं वो कैसे होते हैं, अनिषेक फलन के द्वारा ही प्राप्त होने वाले फल होते हैं। इसके बाद में एक और चीज इसमें ध्यान में रखनी है, फल के विकास के आधार पर यदि हम देखें तो फल जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और एक आभासी फल। सत्य फल हम किसको कहेंगे, जब अंडाशय निषेचन के पश्चात केवल अंडाशय जो है वो फल निर्माण में भाग ले,
यानी ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। और कई बार यह स्थिति भी होती है कि अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई अन्य भाग, चाहे वो बाह्य दलपुंज हो या फिर पुष्पासन का भाग हो, ये यदि फल निर्माण में भाग लें तो ऐसी स्थिति में जो फल बनता है वो आभासी फल होता है। तो सीधा सा कह सकते हैं अंडाशय से बनने वाला फल सत्य फल होता है और एक अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से बनने वाला फल आभासी फल होता है। सेब जो हम खाते हैं वो एक आभासी फल है। उस सेब में खाने वाला जो भाग होता है वो पुष्पासन होता है, ना कि अंडाशय। तो पुष्पासन जो है वो खाने के काम में आता है और उसके अंदर जो पतले पतले छिलके से निकलते हैं सेब के अंदर, वो उसमें वास्तविक फल होते हैं जो अंडाशय से बनते हैं, लेकिन वो खाने के काम में नहीं आते। इस प्रकार से एक बीज और उसे के बाहर की ओर फल का विकास जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार हमने निषेचन प्रक्रिया के बाद में आगे होने वाली जो घटनाएं हैं, भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण का विकास, इसके बाद में फल का विकास, फल में बीज का विकास कैसे होता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो आज की क्लास जो है उसके अंदर हमने पढ़ी। इसके बाद में एक और टॉपिक जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके साथ ही हम इसे अध्याय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो है, एक तरफ ये डायग्राम के रूप में बना देता हूँ, जिसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान में रखें कि आवर्त बीजी पादप, वैसे तो सभी पादप ये पीढ़ी एकांतरण प्रक्रिया दर्शाते हैं, लेकिन हम आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पढ़ रहे हैं। आवर्त बीजी पादपों में दो अलग अलग पीढ़ियां, एक बीजाणुद्भिदे पीढ़ी और एक युग्मकोद्भिदे पीढ़ी, ये दो पीढ़ियां एकांतरित रूप में प्राप्त होती हैं। युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो वो अगुणित होती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो कैसी होती है, द्विगुणित प्रकार की। अब ये कैसे होती है, जीवन काल में, अपने जीवन काल में आवर्त बीजी पादप बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो एकांतरित रूप से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। इसमें मुख्य पादप की यदि हम बात करें, जैसे एक चना है, सरसों है, उसका जो मुख्य पादप हम उगाते हैं वो बीज से उगता है, वो विकसित होता है भ्रूण से। जब बीज से वो पौधा उगता है तो उसमें पौधे के सामान्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह बनते हैं जो मुख्य पादप को प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य पादप जो है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली सभी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, द्विगुणित प्रकार की। अब इसके बाद में इस मुख्य पादप में जब जनन प्रावस्था आती है तो उस जनन प्रावस्था के समय यह जननांग युक्त अंग जो है वो उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं पुष्प। इस पुष्प में दो भाग उत्पन्न होते हैं, एक पुमंग और एक जायांग। पुमंग की एक इकाई जो है वो होती है पुंकेसर, जो काम करती है लघु बीजाणुपर्ण का। जायांग की एक इकाई जो होती है वो है अंडप, और इस अंडप के अंदर क्या बनता है, बीजांड। ये अंडप जो है वो कार्य करेगा गुरु बीजाणुपर्ण का, और इसमें बीजांड जो बनेगा वो कार्य करेगा गुरु बीजाणुधानी का। और पुंकेसर जो है इसमें परागे कोष बनेंगे, ये लघु बीजाणुधानी का कार्य करेंगे। इस परागकोश में पाई जाने वाली जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और बीजांड में पाई जाने वाली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन वो अवस्था है जो प्रारंभ करती है युग्मकोद्भिदे पीढ़ी को। तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हो जाएगा, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण से परागकोश में तो बनेंगे परागकण, और बीजांड जो होता है उसके अंदर निर्माण होगा भ्रूण कोश का। ये भ्रूण कोश जो है वो मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रदर्शित करता है, और परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है। अब ध्यान रखें, ये जो संरचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में प्राप्त हुई हैं, इसलिए ये संरचनाएं जो हैं वो कैसी हैं, अगुणित। इस परागकण में या नर युग्मक में, नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक बनते हैं, और मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम अंड कोशिका भी कहते हैं। इसके बाद में आगे अगला जो चरण आता है उसमें निषेचन की घटना होती है, और निषेचन की घटना के कारण से नर युग्मक
और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज, ये बनाते हैं। और यह युग्मनज आगे फिर विभिन्न घटनाओं से गुजरते हुए युग्मनज जो है वो विकास करता है किसका, भ्रूण का, और यही भ्रूण फिर से उगता है और फिर से क्या करता है, बीजाणुद्भिदी पीढ़ी उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर दो विशेष प्रक्रियाएं आई, अर्धसूत्री विभाजन जिससे बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी द्विगुणित पीढ़ी जो वो थी वो किस में बदल गई, अगुणित पीढ़ी में, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी शुरू हो गई। लेकिन दूसरी जो घटना है वो है निषेचन। निषेचन की घटना होते ही अगुणित संरचनाएं या अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलकर वापस द्विगुणित संरचना बना देती हैं और बीजाणुद्भिद पीढ़ी फिर से शुरू हो जाती है। तो पादप अपना ज्यादातर जो जीवन काल है वो गुजारता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी में ही। युग्मकोद्भिद पीढ़ी थोड़े से समय के लिए आती है आवर्तबीजी पादपों में, और वो अपने पोषण वगैरह के लिए पूरी तरह से निर्भर भी रहती है किस पर, बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर। इस तरह से बीजाणुद्भिद पीढ़ी से युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी से वापस बीजाणुद्भिद पीढ़ी, ये एकांतरित रूप में आते रहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण की घटना कहेंगे। तो ये पीढ़ी एकांतरण प्रक्रिया जो है वो हमने पढ़ी। अब ये इसी के साथ में तीसरा जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगला चौथा पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसके साथ में ही ये यूनिट जो है वो भी पूरी हो जाएगी। उस चौथे पार्ट में हम ये जो सामान्य घटनाएं हैं लैंगिक जनन से संबंधित, इनके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी पाई जाती हैं पादपों में जनन की, उन जनन की विशेष विधियों के बारे में हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ये सामान्य विधि है जो सभी पादप प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ पादपों में इनसे थोड़ी सी अलग प्रकार की विधियां पाई जाती हैं जो जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। उन जनन की विशिष्ट विधियों को हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।